हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया, ओ रिया। रात को 2 बजे रिया को नींद में एक आवाज़ आई और वो नींद में से उठ के बैठ गई। उसने चारों ओर नज़र घुमा के देख भी लिया, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। अपने मन का भरम समझकर वह फिर से सो गई। अभी उसकी आँख लगी ही थी कि उतने में उसने महसूस किया कि कोई फिर से उसे पुकार रहा है, रिया, ओ रिया। फिर से मन का भरम ही होगा, यही सोचकर उसने आंखें और भी पक्की बंद कर ली। रिया, फिर से आवाज़ आई। अब उसे डर लगने लगा कि आज ये क्या हो रहा है, कौन पुकार रहा है उसे और क्यों पुकार रहा है। अगर कोई पुकार रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है। उसने तो अपनी चादर मुंह के ऊपर ले ली। फिर एक बार आवाज़ के साथ कोई उसे झंझोड़ रहा था, रिया। अब डर के मारे उसके पसीने छूट गए। धीरे से उसने चादर उठाई और थोड़ी सी एक आंख खोल कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। एकदम से ठंड हवा की एक लहर आई और मोगरे की शानदार खुशबू पूरे कमरे में घूम गई। एक चुंबकीय आकर्षण से प्रेरित होकर वो एकदम से खड़ी हो गई और पैर में जूते पहनकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। अमावस्या की घोर काली अंधेरी रात थी। अंधेरे में एक साया आगे आगे चल रहा था। रिया उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसे कुछ भी पता नहीं था वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। बस अंधेरे में वो साये के पीछे पीछे जैसे जा रही थी। थोड़ी देर पश्चात वो साया थम गया। रिया भी अब थम गई। सामने एक हवेली नुमा पुराना घर था। वो साये ने मुड़कर पीछे देखा और रिया ने उसे देखना चाहा, मगर अंधेरे में उसका चेहरा ना देख पाई। वो साया फिर से चलने लगा। रिया भी अब फिर से चलने लगी। वो हवेली के अंदर चला गया। रिया हवेली तक पहुंच गई थी। अब उसे साया दिख नहीं रहा, लेकिन उसे पता था वो हवेली में गया है। अब रिया सोचने लगी, कौन था वो, क्यों उसे यहाँ तक लेके आया। क्या उसे अंदर जाना चाहिए, कोई खतरा होगा तो। अचानक सुरसुराहट के साथ बहुत ज़ोर से पवन चलने लगा। कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी और हवेली में से ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। रिया बहुत डर गई और वहाँ से भाग गई। वो इतनी तेज़ भागी कि भागते भागते हांफने लगी। फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इतनी थक चुकी थी कि घर आके वो बिस्तर पर पड़ते ही तुरंत गहरी नींद में सो गई। जब वो सवेरे उठी तो उसे रात की बात याद आ गई और वो सोचने लग गई, क्या रात की बात सच थी। यह उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसे लगा कि उसे हॉरर कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है। कल भी तो वह पढ़ते सो गई थी, इसलिए कोई भयंकर बुरा सपना उसने देखा होगा। उसके ख्वाब में वो साया, वो हवेली और वो डरावनी रात आई होगी। यह सब सच नहीं होगा। उसने अपने गर्दन को एक हल्का सा झटका दिया और वो मुस्कुराते हुए अपने नित्य की दिनचर्या में लग गई। दिन भर काम में वो सब कुछ भूल गई, कुछ हुआ भी था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आज उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। वो रात को 10 बजे तो सो गई थी। फिर से घड़ी में रात के 12 बजे और ठंडी हवा की लहर आई। फिर से आवाज़ आने लगी, रिया। यह सुनकर रिया उठ के बैठ गई। तो क्या वो रिया का भरम था या कौन पुकारता था उसे और क्यों। रिया। आज फिर से यह आवाज़ सुनकर रिया उठ के बैठ गई। हवा का एक खुशबूदार घमघमाट आया और रिया ने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा था। रिया घबरा के उठ गई। रिया, चल, मेरे साथ चल, एक साया रिया को कह रहा था। वो आगे आगे चलने लगा और रिया उसके पीछे जाने लगी। वो उसे लेकर वही पुरानी हवेली तक आया और आज उसे रिया को वापस जाने नहीं देना था। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। एक ठंडा स्पर्श रिया ने महसूस किया तो
तो ठंड में भी उसके पसीने छूट गए। रिया को लेकर वह हवेली में गया। सुंदर हवेली में एक बड़ा सुंदर नवयुवक का फोटो टंगा था। उस पर माला चढ़ी थी और उसके पास ही रिया का उसी नवयुवक के साथ फोटो था। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लगती थी। रिया को कुछ भी याद नहीं था वो नवयुवक कौन था, उसके साथ उसकी फ़ोटो क्यों थी, किसका साया था वो। रिया डरो नहीं, बैठ जाओ। एक ज़ोरदार आवाज़ आई। रिया बैठ गई। धीरे से उसने पूछा, आप कौन हो? रिया, तुम इस महल की रानी हो। मैं तुम्हारा राजा इंद्रवदन था। हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी मेरे पिताजी ने कर दी थी। लेकिन क्या? आप कहाँ हो? मैं आपको क्यों पहचान नहीं रही? मेरा बचपन का साथी, मेरे दोस्त विक्रम ने जब से तुम्हें देखा था वो पागल हो गया था। उसने दोस्ती की आड़ में मेरी पीठ में खंजर घोंसा था जो तुमने देख लिया था। फिर उसने तुम्हें भी मारना चाहा क्योंकि तुमने उसे धमकी दी थी कि तुम उसे सज़ा दिलाओगी। उसने तुम्हारे सर पर काठी से ज़ोरदार वार किया और तुम्हारी यादाश्त जाती रही। यहाँ इस अलमारी में मेरी डायरी है और हमारी शादी की फ़ोटो है। तुम सब देखो, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ लाया हूँ। मैं सब सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो रिया। ओह, अब वो दुष्ट कहाँ है? मुझे यकीन हो रहा है बिना कुछ पढ़े और देखे तुम्हारे स्वर की सच्चाई और तुम्हारे मेरे प्रति प्यार मैं समझ रही हूँ। रिया, वो नाम बदल के मेरे पैसे से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अभी वो काम के सिलसिले में सिंगापुर गया है। अरे सिंगापुर तो मेरे पति भी अभी गए हैं। तुम सिर्फ नाम बताओ, हम वहीं उसको सज़ा दिलाएंगे। रिया, तुम यह एल्बम पहले देख लो, मेरी डायरी पढ़ लो, मुझ पे यकीन कर लो, फिर कल मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उसे सज़ा तुम ही दे सकती हो। शायद यह सब देख और पढ़कर तुम्हें भी कुछ याद आ जाए। और रिया सब लेकर घर आ गई। जैसे ही वो सब पढ़ने लगी, फ़ोटो देखने लगी, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या था ऐसा? फ़ोटो देखकर रिया को सब कुछ याद आ गया। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ रही थी, उसे उसके और इंद्रवदन के प्यार की सब बातें याद आ रही थी। एक फ़ोटो में उसने उसके पति को भी देखा था जो इंद्रवदन का मित्र था। वो बहुत रो रही थी। तभी वो साया वापस उसके पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। रिया, मत रो, तुम्हें रोते देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। तुम मुझे यह बताओ, क्या मेरे पति भी आपके दोस्त थे? वो मुझे एक फ़ोटो में दिख रहे हैं। वो विक्रम को भी जानते हैं क्या? आप मुझसे क्या चाहते हैं, बताओ मुझे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जब मेरे खूनी को सज़ा होगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, वरना मैं यूं ही भूत बनकर घूमता रहूँगा। क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगी रिया? हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत प्यार किया था। मुझे सब कुछ याद आ गया है। जिन्होंने भी हम दोनों की जोड़ी तोड़ी है, आपको मारा है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे सज़ा दिलाऊंगी। तो सुनो, वो और कोई नहीं, तुम्हारा पति सेठ ब्रिजेश ही विक्रम है। क्या? वो कैसे? वो एकदम अचंभित हो गई। हाँ, मैंने आज तक इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उसने मुझे मारा था, लेकिन वो तुझे चाहता था, तुम्हें बहुत प्यार करता था। और मेरा प्यार तो तुम भी सब कुछ भूल गई थी चोट की वजह से। हमारा प्यार भूलकर तुम उसे चाहती थी। नहीं, तुम तो उसे पूजती थी, लेकिन अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वहाँ सिंगापुर में अपनी सेक्रेटरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बिजनेस की आड़ में वो तुम्हें फंसा रहा है। मुझे सब दिखता है, इसलिए अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपका साथ दूँगी। क्या करना होगा, बोलो। कल वो आएंगे तो मैं उसकी अच्छी खबर निकालूंगी, उसे सब पूछूंगी, पुलिस के हवाले करूंगी, सज़ा दिलाऊंगी और मैं आपको ज़रूर मुक्ति दिलाऊंगी। कल वो आ रहा है ना, वापस तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
यह डायरी और एल्बम मुझे दे दो। उसे अभी कुछ भी पता नहीं चलने देना कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, तुम सब कुछ जान चुकी हो। आप ही बताओ तो मैं ऐसे दुष्ट इंसान को कैसे सज़ा दूंगी? आपकी आत्मा को यह प्रेत योनि से कैसे मुक्त करूंगी? रिया वह मेरा दोस्त था, उसने दोस्ती को कलंक लगाया है। उसने धन, जोरू और ज़मीन के लिए मुझे मारा है, बहुत तड़पाया है। उसके किए हुए गुनाहों का उसे एहसास दिलाना है। मेरे खूनी को मुझे ही मारना होगा। वैसे भी अब तेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। उसने कोई सबूत भी नहीं छोड़े हैं। वो बहुत चालाक आदमी था और है, इसलिए तुम संभालना, उसे कुछ भी पता नहीं लगने देना। एक ज़माने में वो तुम्हें बहुत एक तरफा प्यार करता था, इसलिए उसने यह सब किया था, ऐसा आज तक मेरा ख्याल था। मगर अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो दुष्ट तुम्हें भी मार सकता है। तुम बस कैसे भी करके उसे हवेली तक लाना, बाकी आगे मैं सब संभाल लूँगा। मेरी बनाई हुई विल भी उसने छुपा दी है, मैं तुम्हें वो दे दूँगा, इसलिए भविष्य में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, तुम जैसे कहते हो वैसा ही मैं करूँगी। उसे कुछ भी पता नहीं चलने दूँगी। रविवार को हमारा विवाह दिन आ रहा है। उस दिन मैं उसे लेकर हवेली ज़रूर आऊँगी, तुम निश्चिंत रहो। आज रिया बहुत खुश थी। आज वो बहुत जल्दी उठ गई थी। आज उसका पति ब्रिजेश 8 दिन बाद सिंगापुर से आने वाला था। उसे अपनी पत्नी हमेशा फ्रेश और नए लुक में लगती थी। उसने ब्यूटी पार्लर में अपने लिए समय बुक कर लिया था। वैसे तो सब कुछ ठीक था। ब्रिजेश उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जो 2-3 दिन से घट रहा था, जो इंद्रवदन ने कहा था, जो डायरी पढ़कर और एल्बम देखकर उसकी याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वो बेचैन थी। उसने नाश्ता जल्दी से बना लिया और घर के नौकर रामू काका को बुलाया और उन्हें ज़रूरी सूचना दे दी। रामू काका सालों से उसके घर पे काम करते थे। उन्हें घर की सब बातें पता थी। रिया उनका बहुत आदर सम्मान करती थी, बहुत अच्छे से उनसे बात करती थी, लेकिन ब्रिजेश को यह अच्छा नहीं लगता था। ब्रिजेश उसे हमेशा कहता था, जो अपने यहाँ नौकरी करते हैं उन्हें इतना सर पे मत बिठाओ, उनकी नज़र ज़मीन पर ही होनी चाहिए। रामू काका भी बिटिया रानी ही उसे कहते थे, लेकिन ब्रिजेश के सामने मेम साहब कहते थे। एक बार उनसे ब्रिजेश के सामने मेम साहब की जगह बिटिया रानी बोल दिया था, तो उसने उन्हें बहुत डांटा था। अपनी औकात में रहा करो, वो तुम्हारी मालकिन है, बिटिया रानी नहीं। मालकिन कहा करो। तब से वो मेम साहब उसके सामने कहा करता था और उनके पीछे बिटिया रानी कहा करता था। काका आज वो वापस आ रहे हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, वहाँ से उन्हें लेने एयरपोर्ट जाऊँगी। आप उनकी पसंद का सब खाना बनवा कर तैयार रखना, कोई भी गड़बड़ ना हो, यह बात का आप अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बिटिया रानी, आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब कुछ अपनी निगरानी में कराऊंगा। साहब को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रिया तो पहले पार्लर चली गई। फेशियल, ब्लीच, हेयर स्टाइल और ब्रांडेड ब्लू लॉन्ग स्लीवलेस गाउन पहनकर और लेटेस्ट लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करके उसका सौंदर्य और खिल उठा था। वो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो एयरपोर्ट अपने पति को लेने पहुंची, तब प्लेन ज़मीन पर लैंड कर रहा था। दूर से उसे देखकर उसने हाथ हिलाया। उसकी नज़र उसके सेक्रेटरी को ढूंढ रही थी और वो सबसे आखिरी उतरी। सब प्रोसीजर करके बाहर आने में 1 घंटा लग गया था। रिया उसके साथ वो सेक्रेटरी को देखकर बहुत बेचैन हुई थी, लेकिन उसने कुछ भी जताया नहीं। वो नकली हंसी मुख पर ला के हंस रही थी। बाहर आते ही ब्रजेश ने अपनी पत्नी को गले लगाया और ब्यूटीफुल कहा। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। घर आते ही वो उसे सीधा बेडरूम में ले जाना चाहता था, लेकिन अब रिया का कोई मन नहीं था। आप फ्रेश हो जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, हम पहले खाना खाएंगे। नो डार्लिंग, लेकिन अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरी भूख प्यास सिर्फ तुम हो।
अरे मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, स्नान कर लीजिए, थकान थोड़ी कम हो जाएगी। आपकी पसंदीदा सब खाना बनवाया है, जाओ जल्दी, मैं खाना माइक्रोवेव में रखती हूँ। ओके कहकर वो चला गया। उसके आते ही बहुत सारा आग्रह करके उसने खाना खिला दिया और फिर उसको बहुत नींद आई और वो गहरी नींद में सो गया। अभी तो रिया खाने का बहाना करके भाग आई थी, लेकिन रिया को पता था आज वो उसे छोड़ेगा नहीं, बहुत प्यार करेगा उसे। अगर पता ना होता तो रिया को सब बहुत अच्छा लगता। वो भी कितने दिनों से उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बिना उसके दिन और रात कटती नहीं थी, लेकिन जब से उसने सुना है, समझा है, उसका मन नहीं था। उसने तो उसके खीर के कटोरे में नींद की गोली मिला दी थी। अब उसे उसमें जैसे रुचि ही खत्म हो गई थी और वो उसे नफरत करने लगी थी। जिस पति पर वो अपना प्राण न्यौछावर कर सकती थी, अब उसे उसके प्राण लेने थे। अपने प्रियतम, अपने पूर्व पति के खून का बदला लेना था, जिसने उसे एक तरफा प्यार करके उसके और उसके पूर्व पति को धोखा दिया था। आज उसे अपने आप पर और अपने सौंदर्य पर भी जैसे नफरत सी हो गई थी, क्योंकि इसलिए तो उसका निर्दोष पूर्व पति मारा गया था। यह सोच में विचार मग्न वो बैठी थी। उसको ख्याल भी नहीं आया कब ब्रिजेश फ्रेश होकर नीचे आया। आते ही जब उसने उसे अपने बाहपाश में जकड़ लिया था और बोला, क्या सोच रही हो मोहतरमा, क्यों परेशान सी दिख रही हो? रिया तुरंत संभल गई और हंस के बोली, यही सोच रही थी जनाब कि क्या आप मुझे सिंगापुर में याद करते थे या यहाँ सिर्फ दिखावा प्यार है? रिया यह क्या कह रही हो? तुम्हारे दिल में यह ख्याल कैसे आया? क्या तुम्हें दिखावा लग रहा है? आज तुमने यह कैसे सोच लिया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ब्रजेश नाराज होते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। चलो अब फटाफट खाना खा लीजिए, आपकी पसंदीदा सब चीज़ बनवाई है, मुझे बहुत भूख लगी है। रिया ने उसे आंख मारते हुए कहा। ब्रजेश ने खाने की तारीफ करते हुए पेट भर के खाना खाया। रिया चलो अब रूम में। आप चलिए, मैं थोड़ा सा काम निपटा के आती हूँ। नहीं अभी चलो, अपनी ज़िद करी, उसने ज़िद करी। अरे मैं बस 5 मिनट में आई, सिर्फ 5 ही मिनट। हाँ कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद रिया रूम में गई तो वो खर्राटे बेचकर दुनियादारी से बेखबर सो रहा था। अपनी चाल कामयाब होती देखकर रिया कुटिल सा मुस्कुरा दी और अगली चाल सोचने लगी। रिया को उसके पति ब्रजेश को दोपहर में साथ नहीं देना पड़ा, इस बात की खुशी हो रही थी। एक तो प्रवास की थकान और दूसरा नींद की गोली का असर वो सो रहा था। अब रिया निश्चिंत थी। वो भी सवेरे से जल्दी उठी थी, उसे भी नींद आ रही थी, वो भी जल्दी ही सो गई। शाम के 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठ के बैठ गई। उसने देखा तो ब्रजेश अभी तक सोया था। उसने उसे जगाना चाहा, लेकिन फिर कुछ याद आ गया और वो उठ के चली गई। दोपहर की चाय उसने आज शाम होते बनाई और 2 कप में छान के उड़ेली। ट्रे में सजा कर वो धीरे से रूम में दाखिल हुई। उसके पायल की झनकार और गर्म चाय की खुशबू से ब्रजेश ने धीरे से आंख खोली। उसे सहारा देकर रिया ने उठाया तो उसने एक बार फिर से रिया को बाहों में भरकर चूम लिया। सॉरी जाने मन, ना जाने क्यों इतनी नींद आ रही। चलो अब आ जाओ। रिया उससे दूर हट गई और बोली, पगला गए हो क्या? चलिए चाय ठंडी हो रही, पहले यह पी लीजिए। और सुनो ना, अब ज़्यादा सोए हो तो रात को नींद नहीं आएगी। मैं भी आपके पास सो गई थी। ब्रजेश ने फिर रिया को उसके लिए सिंगापुर से लाई हुई बहुत से सुंदर गिफ्ट दी। उसने एक लॉन्ग गाउन दिया और फ़ौरन पहनकर बताने को बोला। लाल रंग का वह सुंदर गाउन रिया को बहुत पसंद आया और वह उसे पहनने दूसरे कमरे में जाने लगी तो ब्रजेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। यही पहन लो ना जाने मन, हमसे क्या शर्माना। लाओ मैं पहना देता हूँ। चलो हटो बेशर्म कहीं के। और हाँ, जल्दी से आप भी तैयार हो जाइए, हम बाहर घूम के आएंगे और खाना भी बाहर ही खा के आएंगे। कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। रिया को यह गाउन बहुत पसंद आया था। हल्का सा मेकअप और खुले बाल, लाल छोटी सी बिंदी और
और लाल लिपस्टिक उसने लगाई, लाल बड़े से झुमके कान में पहने, लाल चटक रंग की नखपालिश भी लगाई और वह ब्रजेश को देखने गई। लाल शर्ट और काली पैंट पहनकर वह उसी का हॉल में इंतज़ार कर रहा था। रिया वापस रूम में आ गई, उसे और इंतज़ार करवाने, उसे तड़पाने। रिया तो मोबाइल देखने बैठ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आया, रिया ओ रिया। और वो आवाज़ एकदम सुनकर चौंक कर खड़ी हो गई। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।